क्या आप जानते हैं कि आपकी हर सोच, हर चाहत, हर फैसला आपके दिमाग के एक छोटे से रसायन से जुड़ा है? हाँ, एक अकेला अणु जो आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। प्यार, सफलता, पागलपन और यहां तक कि मानव इतिहास की दिशा। द मॉलिक्यूल ऑफ मोर, डैनियल जेड, लीबरमैन और माइकल ई। लॉन्ग की यह किताब आपको उस गुप्त शक्ति से रूबरू कराती है जो आपकी आंखों के सामने छुपी है। इस किताब में छुपा है वो राज जो हमें बताता है कि क्यों हम प्यार के जश्न में खो जाते हैं, क्यों कुछ लोग नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं और कैसे एक ही रसायन आपका दिमाग दीवाना, पागल या क्रांतिकारी बना सकता है। यह कहानी है हमारी भावनाओं, सोच और ख्वाबों के पीछे छिपे डोपामिन की, जो हमें हमेशा थोड़ा और चाहता है। हेलो बुक लवर्स, दिल से स्वागत है आपका बुक फ्लेयर पर। आज हम बात करेंगे उस इंसानी जादू की जो हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन अगर संभल न पाए तो हमें खो भी देता है। हर अध्याय में आप पाएंगे असल जिंदगी के सवालों के जवाब, प्यार की गहराई से लेकर शक्ति की भूख तक और पागलपन से लेकर सच्ची शांति तक। ये सफर आपकी सोच को हिलाकर रख देगा और आपके जीवन को एक नया मुकाम देगा। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की उस मॉलिक्यूल को समझने के लिए जो आपके भविष्य को बदल सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लव। गली के मोड़ पर बरसात के बाद की हवा चल रही थी और सड़क किनारे छोटी सी चाय की दुकान से भाप उठ रही थी। एक बुजुर्ग आदमी लगभग 60 साल का उस दुकान के सामने बैठा था। उसके हाथ में पुराना फोटो था, एक लड़की की मुस्कान जो अब सिर्फ एक कागज पर रह गई थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर चेहरे पर अजीब सा सुकून। उसने हंसते हुए कहा, पता है, प्यार कभी जाता नहीं, बस अपना ठिकाना बदल लेता है। प्यार हमेशा ऐसा ही होता है, धीरे से शुरू होकर अंदर तक उतर जाता है। शुरुआत में बस एक जिज्ञासा होती है, किसी की आंखों में कुछ तलाशने की। फिर अचानक वो साधारण पल कुछ खास बन जाता है। आप खुद को बदलते हुए महसूस करते हैं, अपनी आदतों में, अपनी बातें, अपने सपनों में। पर क्या आपने कभी सोचा है ये सब होता कैसे है? कौन सी बात हमारे दिमाग में ऐसी हलचल पैदा करती है कि एक व्यक्ति हमारी सोच पर हावी हो जाता है? हम समझते हैं कि प्यार दिल से होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी जड़ हमारे दिमाग के एक बेहद छोटे हिस्से में छुपी होती है। वहां से निकलता है एक अणु, डोपामिन। यही वो मॉलिक्यूल ऑफ मोर है जो किसी की मुस्कान को जादू बना देता है, किसी आवाज को आदत। जब हम किसी की तरफ खींचते हैं, हमारा दिमाग हमें इनाम देने लगता है। वो कहता है और चाहिए। यही वह क्षण होता है जब प्यार सिर्फ भावना नहीं रहता, बल्कि एक खोज बन जाता है। पर यह खोज कभी शांत नहीं रहती। जिस पल हम उस व्यक्ति को पा लेते हैं, वो डोपामिन धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगता है। जैसे ही चीज मिल जाती है, वो अजीब सी खाली जगह महसूस होती है। यही कारण है कि शुरुआत में जो जुनून था वो समय के साथ ठंडा पड़ जाता है। ज्यादातर रिश्तों में यही मोड़ आता है, जहां लोग सोचते हैं कि शायद प्यार खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो प्यार नहीं, डोपामिन का खेल खत्म हुआ है। अब वो दूसरी परत में उतर रहा है, जहां शांति होती है, भरोसा होता है, अपनापन होता है। मजेदार बात यह है कि हमारा समाज हमें हमेशा यही सिखाता आया है कि सच्चा प्यार वो होता है जिसमें जुनून बना रहे। फिल्में, कहानियां, गाने सब इसी आग को प्यार मानते हैं, लेकिन असल प्यार की खूबसूरती उसकी स्थिरता में है। शादी के बाद जब रोजमर्रा की जिंदगी शुरू होती है, बर्तन की आवाजें, काम की थकान, EMI के बोझ और बच्चों की जिद, यही असली परीक्षा होती है। क्या आप उस व्यक्ति को तब भी उतना ही देख सकते हैं जितना तब देखा था जब सब नया था? डोपामिन आपको शुरुआत में उड़ान देता है, लेकिन वही उड़ान आपको भ्रम में भी रख सकती है। हर बार कुछ नया चाहिए, कुछ ज्यादा चाहिए। यही वजह है कि कई लोग नए रिश्तों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये सोचकर कि अब की बार सब अलग होगा। पर सच्चाई ये है कि उनका दिमाग मोर की तलाश में है। वो चाहता है और ज्यादा उत्तेजना और ज्यादा इनाम। लेकिन अगर आप रुक कर देखें तो प्यार की असली ताकत मोर नहीं, अब में है। जब आप किसी के साथ चाय पीते हुए चुपचाप बैठे होते हैं, जब शब्द नहीं मगर आंखें बोलती हैं, वो डोपामिन का खेल नहीं, वो ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन की गर्माहट है। यही वो भावनाएं हैं जो रिश्ते को स्थायी बनाती हैं। इंसान का दिमाग जब पहली बार चाहत महसूस करता है तो वो आपको भविष्य में खींचता है,
लेकिन जब प्यार गहराता है तो वही दिमाग आपको वर्तमान में लाता है, जहां सुकून है और अपनापन। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्यार के 2 चरण होते हैं, खोज और स्थिरता। पहला रोमांच से भरा होता है, दूसरा समझ से। अगर आप पहले को ही प्यार समझ लेंगे तो हर बार टूट जाएंगे, लेकिन अगर आप दोनों को स्वीकार करेंगे तो एक गहरी यात्रा शुरू होगी जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है। रिश्ते भी भारत के मौसम जैसे हैं, कभी अचानक गर्म, कभी ठंडे, कभी खुशबूदार बरसात जैसे। पर अगर आप हर मौसम को जी लें तो पता चलता है कि प्यार किसी एक मौसम का नाम नहीं, बल्कि पूरे साल चलने वाला एहसास है। चैप्टर 2, ड्रग्स। शहर के पुराने हिस्से में एक लड़का रहता था, रवि। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान थी, लेकिन होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जो भी उसे जानता था कहता था, यह लड़का तो हमेशा खुश रहता है। पर किसी ने कभी नहीं देखा कि रात में वह उसी मुस्कान के पीछे क्या छिपा रहा है। जब सब सो जाते थे, वह अपने कमरे की लाइट धीमी कर देता और मेज पर रखी एक छोटी शीशी को देखता। बस उसी में उसकी राहत थी। उस रात भी वही हुआ। बाहर सन्नाटा था, भीतर बेचैनी। रवि ने शीशी उठाई, एक गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए उसके दिमाग में सब कुछ शांत हो गया। वह पल जब उसका दिमाग उसे इनाम देता था, डोपामिन का एक तेज विस्फोट। अचानक सब आसान लगा, हल्का लगा, जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उस पल गायब हो गई हों। डोपामिन वही रसायन है जो प्यार की शुरुआत में हमें दीवाना बनाता है, लेकिन जब दवाओं से इसे छेड़ा जाता है तो वही हमें धीरे धीरे निगलने लगता है। ये अणु हमें भविष्य की चाह की तरफ धकेलता है। हमें हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ ज्यादा तीव्र। शुरू में थोड़ी मात्रा काफी लगती है, लेकिन धीरे धीरे वही कम पड़ जाती है। दिमाग कहता है थोड़ा और। यही 2 शब्द धीरे धीरे किसी इंसान की जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। शुरुआत में ड्रग्स किसी इलाज की तरह लगती है, थोड़ी राहत, थोड़ी शांति। लोग कहते हैं मैं इसे कभी छोड़ सकता हूं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि जब तक दिमाग डोपामिन के जाल में फंसा है, तब तक आजादी सिर्फ एक भ्रम है। धीरे धीरे शरीर नहीं, आत्मा थकने लगती है। सुबह की धूप भी तेज लगती है और रात की खामोशी डराने लगती है। गांव के मंदिर में जब लोग घंटी बजाते हैं तो आवाज दूर तक जाती है। ड्रग्स भी कुछ वैसी ही हैं। एक बार असर करती हैं, फिर उनकी गूंज दिमाग में देर तक रहती है। पर फर्क यह है कि मंदिर की आवाज सुकून देती है और ड्रग्स की गूंज बेचैनी बढ़ाती है। कई बार ड्रग्स सिर्फ पाउडर या शराब नहीं होती। कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन होती है, किसी के लिए जुआ, किसी के लिए लगातार एक्साइटमेंट की तलाश। हर बार किसी नई चीज से मिलने वाला डोपामिन और चाहिए की आवाज लगाता है, और जब तक वो आवाज गूंजती रहती है, इंसान स्थिर नहीं रह पाता। वैज्ञानिक कहते हैं कि ड्रग्स हमारे डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर लेती हैं। एक सामान्य व्यक्ति किसी काम में सफलता पाता है तो दिमाग उसे थोड़ी खुशी देता है, लेकिन ड्रग्स उस खुशी का शॉर्टकट बना देती हैं। इतनी तीव्र खुशी जो असली जीवन में कहीं नहीं मिलती, लेकिन जितनी जल्दी वो आती है उतनी ही तेजी से चली भी जाती है, और फिर बाकी रह जाता है सिर्फ खालीपन। रवि की हालत भी अब वैसी ही थी। जो पहले राहत थी, अब उसकी जरूरत बन गई थी। वह हंसता था, लेकिन उसके भीतर कोई रोशनी नहीं थी। जिन दोस्तों के साथ कभी शामें बीतती थीं, अब उनसे भी दूरी बढ़ गई थी। वह कहता था मुझे सब संभालना आता है, मगर भीतर वह खुद से हार चुका था। डोपामिन का यह खेल बहुत क्रूर है। वह कहता है थोड़ा और, बस आखिरी बार। लेकिन वह आखिरी बार कभी आता नहीं। हर बार आप सोचते हैं कि अब बस, लेकिन वही उत्तेजना, वही वादा आपको फिर उसी रास्ते पर खींच लेता है। धीरे धीरे हंसी मिटने लगती है, चाहतें कमजोर होने लगती हैं, और इंसान अपने ही भीतर कैद महसूस करता है। ड्रग्स हमें सिखाती हैं कि चाहत और जरूरत दोनों में फर्क होता है। चाहत आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन जरूरत आपको निर्भर बना देती है। और जब चाहत को दिमाग डोपामिन से चलने वाली जरूरत बना देता है, तब इंसान अपनी ताकत खो देता है। हमारा समाज अक्सर ऐसे लोगों को अपराधी मानता है, जबकि असल में वे कैदी होते हैं अपने ही दिमाग के। उनका अपराध नहीं, उनकी रासायनिक प्रक्रिया है, और इसे समझना ही सबसे बड़ी दया है। रवि की कहानी याद दिलाती है कि हर वह चीज जो आपको तुरंत राहत देती है, जरूरी नहीं कि वह आपको बचा रही हो। कभी कभी वही आपको धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। मुस्कान से शुरू होकर
आत्मा तक। चैप्टर 3 डोमिनेशन। सर्द सुबह थी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, पर सबकी नजर एक ही आदमी पर थी। सफेद कुर्ता, गले में दुपट्टा और आवाज में आदेश का लहजा। वो किसी नेता जैसा नहीं, बल्कि किसी राजा जैसा दिख रहा था। उसके बोलते ही लोग चुप हो जाते। अजीब था, लोग उसे सुन रहे थे, मान रहे थे, जबकि उनमें से कोई भी उसे सच में जानता नहीं था। शायद इसलिए कि वो ताकत के नशे में था और बाकी सब उस ताकत की चमक से मोहित। डोपामिन सिर्फ प्रेम या लत नहीं, नियंत्रण की भूख भी पैदा करता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों पर प्रभाव डालता है, चाहे वो घर में हो, राजनीति में या दफ्तर में, उसका दिमाग उसे पुरस्कृत करता है और वह इनाम सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि श्रेष्ठता का एहसास देता है। एक बार जब कोई इस आनंद को महसूस कर लेता है, उसका झुकना मुश्किल हो जाता है। हमारे समाज में हर घर में कोई न कोई ऐसा होता है जो चाहता है कि उसकी बात आखिरी मानी जाए, चाहे वो पिता हो, बड़ा भाई या किसी संस्था का मुखिया। वो दूसरों की राय नहीं सुनते, क्योंकि सुनना उनके डोपामिन सिस्टम को चुनौती देता है। उन्हें कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि नियंत्रण खोने का मतलब है उस रासायनिक इनाम से दूर जाना। डोपामिन का खेल यहां भी वही है, वो भविष्य की तरफ धकेलता है। शक्ति पाने की चाह में इंसान लगातार दौड़ता चला जाता है। पहले मोहल्ले पर असर, फिर शहर पर, फिर देश पर। हर कदम पर मन में वही ख्याल रहता है, थोड़ा और, ये थोड़ा और। वही सूत्र है जो प्रेमी को दीवाना करता है और शासक को निर्मम। कभी कभी नियंत्रण की ये भूख प्यार के रिश्तों में भी उतर आती है। कोई पति चाहता है कि उसकी पत्नी सिर्फ उसी की परिधि में रहे। कोई माँ चाहती है कि बच्चों का हर निर्णय वही ले। वे इसे सुरक्षा कहते हैं, मगर असल में ये डोपामिन से प्रेरित वर्चस्व की ललक होती है। वो आदमी जो कहता है मैं बस अपने लोगों का भला चाहता हूं, दरअसल अपने दिमाग को संतुष्ट कर रहा होता है। किसी को हुकूमत करने में जो सुख मिलता है, वो रासायनिक रूप से उसी आनंद के समान है जो किसी को नए मौके या इनाम से मिलता है। फर्क बस इतना है, यह सुख किसी और की स्वायत्तता से चुराया जाता है। यही कारण है कि सत्ता में बैठे लोग उतना ही लती हो जाते हैं जितना कोई नशे का आदी। भारतीय जीवन में यह बहुत सूक्ष्म रूप से दिखता है। मोहल्ले का नेता, परिवार की वरिष्ठ औरत या स्कूल का प्रधान, हर कोई अपने छोटे से संसार में मुखिया बनना चाहता है। लोग कहते हैं उसे आदत है चलाने की, लेकिन असल में ये आदत नहीं, रासायनिक पुरस्कार की लत होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब कोई आदेश देता है और सामने वाला उसे मान लेता है, तो डोपामिन का एक छोटा विस्फोट होता है। दिमाग में अलार्म बजता है, अब मैं नियंत्रण में हूं। यह एहसास जितना इंटॉक्सिकेटिंग होता है, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि यह व्यक्ति को विनम्रता और सुनने की क्षमता से दूर कर देता है। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग बहस हारने से नहीं डरते, बल्कि किसी से कमजोर दिखने से डरते हैं। यही उस डोमिनेशन सिस्टम की असली जड़ है। इंसान हार नहीं, अपने नियंत्रण के भ्रम को खोने से घबराता है। लेकिन जैसे हर लत की कीमत होती है, वैसे ही नियंत्रण की लत की भी। ऐसा व्यक्ति अंततः अकेला हो जाता है, क्योंकि जिन्हें वो नियंत्रित करना चाहता है, वे धीरे धीरे उससे दूर चले जाते हैं। रिश्ते डर पर नहीं, भरोसे पर टिकते हैं, और डोपामिन जब प्यार को सत्ता बना देता है, तो भरोसा गायब हो जाता है। दिमाग की इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। ताकत अपने आप में बुरी नहीं, लेकिन जब ताकत पाने की चाह आपकी संवेदना को निगलने लगे, तब वही चाह जहरीली हो जाती है। तब इंसान सिर्फ आदेश देने वाला रह जाता है, इंसान नहीं। डोपामिन हमेशा कहता है मोर चाहिए, लेकिन असली विकास तब शुरू होता है जब इंसान कहता है काफी है। असली शक्ति दूसरों को झुकाने से नहीं, खुद को रोकने से आती है। चैप्टर 4 क्रिएटिविटी एंड मैडनेस। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा कमरा था, जहां रात देर तक रोशनी जलती रहती थी। उस कमरे में एक चित्रकार रहता था, आरव। दिन में वो सामान्य दिखता, पर रात में जैसे किसी और दुनिया में चला जाता। दीवारों पर अधूरी पेंटिंग्स थीं, हर एक में कुछ अजीब, कुछ अनकहा। कभी कभी वो ब्रश पटक देता और अपने ही बनाए रंगों से झुलाकर कहता, ये जो मेरे अंदर है वो कागज पर उतरता ही नहीं। हर कलाकार के भीतर एक तूफान होता है, एक बेचैनी जो उसे चैन से नहीं बैठने देती।
ये बेचैनी किसी जुनून, किसी पागलपन जैसी लगती है, पर असल में ये डोपामिन की पुकार होती है। जब दिमाग कुछ नया सोचता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, तो वही रासायनिक तंत्र हमें आगे धकेलता है। उसी की वजह से इंसान साधारण को असाधारण बना पाता है, पर यह वरदान कभी कभी अभिशाप भी बन जाता है। जितनी गहराई से कोई रचना आती है, उतनी ही गहराई में कलाकार डूबने भी लगता है। वो नींद भूल जाता है, रिश्ते भूल जाता है, और सबसे खतरनाक, अपने ही मन की सीमाएं भूल जाता है। जैसे जैसे डोपामिन का स्तर बढ़ता है, उसे हर काम में और उत्तेजना चाहिए। पहले जो कैनवास रंगों से भर जाता था, अब उसे फीका लगने लगता है। कई प्रसिद्ध रचनाकारों, कवियों और संगीतकारों में डोपामिन सिस्टम असंतुलित पाया गया है। यही वजह है कि वे सामान्य लोगों से अलग सोचते हैं। उनका दिमाग हर चीज में क्यों नहीं पूछता है। वो तय सीमाओं से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसी खोज में वह दिमाग कभी कभी उसी ऊर्जा में जल भी उठता है। कला और पागलपन का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना इंसान का खुद से संघर्ष। जिस व्यक्ति के अंदर रचनात्मकता की आग जलती है, उसके अंदर असंतोष भी उसी अनुपात में बढ़ता है। वो संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसका डोपामिन उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। ये अच्छा है, लेकिन और बेहतर भी हो सकता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो यही कारण है कि कवि कबीर ने कहा था, जो उपजे सो मिटे नहीं। इंसान की रचना वो चीज है जो खुद उससे बड़ी हो जाती है, लेकिन उस रचना की कीमत कभी कभी मन की शांति से चुकानी पड़ती है। आरव की तरह बहुत से कलाकार अपनी सुंदरतम तस्वीरें तब बनाते हैं जब वो भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि रचनात्मक दिमाग में डोपामिन के रिसेप्टर्स ज्यादा सक्रिय रहते हैं। इससे नई सोच आती है, नए संयोजन बनते हैं, पर साथ ही भावनाओं का प्रवाह भी तीव्र हो जाता है। यही संयोजन व्यक्ति को विलक्षण भी बनाता है और अस्थिर भी। कभी कभी परिवार या समाज ऐसे लोगों को अजीब कह देता है, लेकिन असल में वो लोग मानव विकास की सबसे ऊंची स्थिति पर होते हैं। वे वर्तमान में जी नहीं पाते, क्योंकि उनका मस्तिष्क हमेशा संभावना में व्यस्त रहता है। वो अब से ज्यादा अगला देखना चाहते हैं, और यही डोपामिन की असली चाल है। वर्तमान से असंतुष्ट रखो ताकि भविष्य की ओर भागते रहो। कला की दुनिया में ये प्रक्रिया पवित्र भी है और खतरनाक भी। अगर कलाकार अपने डोपामिन को साध ले तो वो सृजन की सीमा पार कर जाता है, लेकिन अगर वो उसी में खो जाए तो उसका सृजन उसे ही निगल लेता है। उसी तरह जैसे दिया अंधेरे को मिटाते मिटाते खुद पिघल जाता है। आरव की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। एक रात उसने अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनाई और कहा, अब ये मुझे जरूरत से ज्यादा प्रिय है। अगले दिन उसने अपने सारे रंग समेट दिए। जब उसे पूछा गया कि क्यों, तो उसने बस इतना कहा, कभी कभी रचनात्मकता को रोकना भी कला होती है। डोपामिन हमें निर्माण का सुख देता है, लेकिन संतुलन हमें मन की शांति देता है। असली कलाकार वो है जो दोनों को एक साथ थाम सके, उत्साह और सुकून, खोज और विराम। क्योंकि सृजन की असली ऊंचाई वही है जहां पागलपन और शांति साथ रहते हैं। चैप्टर 5, पॉलिटिक्स। बरसों पहले के एक छोटे कस्बे की बात है। वहां एक आदमी था, सुरेश। पान की दुकान चलाता था, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता था। धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। एक दिन किसी ने कह दिया, तू तो नेता बन सकता है, और बस उसी दिन उसके भीतर कुछ बदल गया। अब वो वही सुरेश नहीं रहा जो कल तक मजाक करता था। अब उसके भीतर एक नई आग थी, दूसरों को मनवाने की। राजनीति का यह बीज डोपामिन से ही सींचा जाता है। सत्ता, पहचान, प्रभाव, ये सब उसी रसायन की चाह हैं जो हमें कहता है थोड़ा और चाहिए। सुरेश अब लोगों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आवाज को सबसे ऊंचा बनाने के लिए काम करने लगा। जब भी भीड़ उसकी बात पर तालियां बजाती, उसके दिमाग में डोपामिन की लहर उठती। मैं महत्वपूर्ण हूं। हमारी सामाजिक प्रणाली इस चाह को पोषित करती है। हम मान लेते हैं कि नेतृत्व का मतलब है दूसरों से ऊंचा होना, लेकिन असल में नेतृत्व तब जन्म लेता है जब डोपामिन की भूख संयम से गुजरती है। जब इंसान मुझे क्या मिलेगा से आगे बढ़कर मैं क्या दे सकता हूं सोचता है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। पर अधिकतर लोग उस पहले चरण में ही फंस जाते हैं, जहां डोपामिन उन्हें लगातार इनाम देने का वादा करता है।
राजनीति में भी वही ड्रामा चलता है जो प्रेम या लत में चलता है। शुरुआत आदर्शों से होती है। लोग कहते हैं मैं बदलाव लाना चाहता हूं, और सच में चाहते भी हैं। पर जैसे ही समर्थन बढ़ता है, डोपामिन का पुराना खेल शुरू हो जाता है। हर भाषण, हर कैमरा, हर अखबार की हेडलाइन, सब उनके दिमाग को नई खुराक देते हैं। एक बार किसी सभा में सुरेश ने भीड़ से पूछा, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? भीड़ ने शोर किया। हाँ। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई वो इंसान की नहीं, एक नशे की मुस्कान थी। वही नशा जो प्यार, ताकत और सत्ता तीनों में एक जैसा होता है। पाना, जीतना और फिर और ज्यादा चाहना। डोपामिन हमेशा हमें भविष्य की संभावना दिखाता है। राजनीति में इसे विजन कहा जाता है, पर यह विजन अक्सर भ्रम बन जाता है, क्योंकि मनुष्य उस चमक में खो जाता है जहां दूसरों की भलाई से ज्यादा अपनी पहचान मायने रखती है। और यही जगह है जहां समाज का संतुलन बिगड़ता है। भारतीय गलियों में जब चुनाव का समय आता है तो दीवारों पर नए चेहरे उभरते हैं। हर चेहरा कहता है मुझे भरोसा करें। लेकिन अगर हम उनके भीतर झांकें तो पाएंगे कि सब एक ही रासायनिक तंत्र से संचालित हो रहे हैं। सब वही इनाम चाहते हैं, प्रभाव का आनंद, नियंत्रण की तृप्ति और मान्यता का नशा। राजनीति दरअसल इंसान के उस हिस्से की कहानी है जो सामूहिक डोपामिन से चलती है। भीड़ का शोर, नेता का ग्लैमर, मीडिया की चकाचौंध, ये सब एक साझा उत्साह पैदा करते हैं। और इस उत्साह में न्याय, सत्य और संवेदना की आवाज धीरे धीरे दबने लगती है। पर हर अंधेरे में एक रोशनी भी होती है। डोपामिन केवल चाह का अणु नहीं, दिशा दिखाने का भी है। वही ऊर्जा अगर सही मायने में सेवा की ओर मोड़ी जाए तो चमत्कार हो सकते हैं। नेता वही नहीं जो लोगों का भरोसा जीत ले, बल्कि वो जो अपने भीतर की लालसा को हर दिन जीतता रहे। सुरेश ने भी एक दिन यह समझा, उस दिन जब उसने अपने सबसे पुराने दोस्त को खो दिया, उस अहंकार की वजह से जो उसने खुद पाला था। उसने पहली बार मंच से उतरकर भीड़ में खड़े होकर बोलना शुरू किया, और पहली बार उसके शब्दों में आदेश नहीं, करुणा थी। शायद यही राजनीति का असली अर्थ है, लोगों पर प्रभाव नहीं, लोगों के साथ अनुभव साझा करना। जिस दिन कोई नेता मोर की चाह छोड़कर हम का मूल्य समझ जाता है, उसी दिन वो राजनीति से ऊपर उठ जाता है। डोपामिन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति सबको पीछे छोड़ने में नहीं, सबके साथ चलने में है। सत्ता से बड़ा इनाम वही है जो हमें खुद के भीतर का संतुलन सिखा दे। चैप्टर 6 प्रोग्रेस। गांव के अंतिम छोर पर एक पुराना कुआं था जिसमें अब हार्डली कोई पानी बचा था। गांव वाले उससे थक चुके थे। हर गर्मियों में वही सूखा, वही परेशानी। इसी गांव में रहने वाला विक्रम छोटी उम्र से ही कुछ अलग देखना चाहता था। बाकी बच्चे छुट्टियों में पतंग उड़ाते तो वो चुपचाप पुराने रेडियो के पेंच खोलता। उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते। क्यों, कैसे और बेहतर क्या हो सकता है? ये सवाल ही असल प्रगति की जड़ है। मनुष्य की उन्नति, चाहे वो विज्ञान हो या तकनीक, खेती हो या कारोबार, हमेशा मोर की चाह से शुरू होती है। यही डोपामिन हमें नए रास्ते दिखाता है। जब भी कोई नई चीज बनती है, रेलगाड़ी, कंप्यूटर, सोलर लाइट या पानी खींचने की मशीन, उसके पीछे यही रासायनिक बेचैनी होती है। अब क्या नया? विक्रम ने जब पहली बार पुरानी मोटर में हाथ डालकर पानी चलाया तो पूरी गली उसके घर जमा हो गई। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सिर्फ क्यूरियोसिटी है या कुछ और? विक्रम बस इतना बोला, मां, कुछ नया करना है, बहुत अलग, बहुत अच्छा। डोपामिन का यही सबसे उजला रूप देखने को मिलता है। ये हमें डर से आगे बढ़ना सिखाता है। जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं, वहीं ये अणु हमें नया सोचने, भविष्य देखने और रिस्क उठाने की ताकत देता है। पर इसी में एक विष भी छुपा है। अगर प्रगति की दौड़ में भावनाएं पीछे छूट जाएं, तो आदमी मशीन बन जाता है। गांव की गलियों में जब पहली बार बिजली आई थी तो हर घर में नया उत्साह था। उसी दिन से गांव में सपनों की लहर आ गई थी। हर कोई कहता अब और आगे बढ़ना है। लेकिन इसी भागदौड़ में धीरे धीरे नेबर्स में बातचीत कम हो गई। बच्चे अब पुराने खेल नहीं खेलते, रिश्तेदार सिर्फ त्योहारों पर ही याद आते। प्रगति का असली मतलब सिर्फ तकनीक नहीं, समाज की भावनात्मक सेहत भी है। अगर इन दोनों में संतुलन न रहे तो प्रगति हॉलो हो जाती है। यही वजह है कि कई बार जो सबसे आगे बढ़ने की चाह रखता है
वहीं सबसे ज्यादा एकाकी महसूस करता है। भारतीय संदर्भ में देखें तो नई सड़क से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज उसी डोपामिन ड्राइव से निकली है। पर असल खुशी वहां मिलती है जहां तकनीक के साथ इंसानियत भी चलती है। कभी गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्ग जब अपने पुराने दिनों की बातें करते हैं तो उसमें प्रगति के मजे के साथ साथ मिलकर जीने की तसल्ली भी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं जितना ज्यादा इंसान का दिमाग अगला कदम सोचता है उतना कम वो अभी में रहता है। ये वही वजह है कि जितनी तेजी से इंसान आगे बढ़ा उतनी ही तेजी से एंजाइटी, लोनलीनेस और तनाव बढ़ा। डोपामिन हमें सिखाता है आगे बढ़ना, लेकिन अगर हम उस दौड़ में खुद को भूल जाएं तो उसी प्रगति से उलझन भी पैदा होने लगती है। विक्रम ने भी जब गांव में नई मशीन लगाई तब महसूस किया कि समस्या सिर्फ पानी की नहीं थी, लोगों की सोच की भी थी। असली प्रगति तब होती है जब इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, पूरे समाज के जीवन को ऊपर उठाए। वो कहनी नहीं, वो बदलाव जो सबको साथ लेकर चले। डोपामिन की सबसे सुंदर यात्रा तभी पूरी होती है जब आगे बढ़ने की चाह साथ चलने की सीख में बदल जाए। अपनी जीत का जश्न सबके मुस्कुराते चेहरे में मिले। हर नया आविष्कार, हर प्रगति, हर मंजिल बस एक नया मोड़ है, पर उस मोड़ पर साथ, अपनापन और ममता न हो तो हर विकास अधूरा रह जाता है। चैप्टर 7 हार्मनी। दोपहर की हल्की धूप में नदी का पानी सुनहरा लग रहा था। किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा था, शांत, मुस्कुराते हुए। पास ही कुछ बच्चे खेल रहे थे, शोर मचा रहे थे, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं थी। कोई पूछता, बाबा आप रोज यहां क्यों आते हैं? तो वो मुस्कुराकर कहता, यहां मन शोर में भी शांति पाता है। संतुलन शायद इसी को कहते हैं, जब भीतर और बाहर दोनों जगह सुकून हो। इंसान सारी जिंदगी ज्यादा पाने में गुजार देता है। ज्यादा पैसा, ज्यादा पहचान, ज्यादा सम्मान, हर जगह डोपामिन की वही पुकार होती है, मोर चाहिए। लेकिन जब कोई पल भर को रुककर सांस लेकर बस जीना शुरू कर देता है, तभी असली समरसता का जन्म होता है। हम सबने देखा है, कोई छोटा किसान जब अपने खेत की हरियाली को देखता है तो उसकी मुस्कान किसी अरबपति से गहरी होती है, क्योंकि वो मोर नहीं अब में जी रहा होता है। यही डोपामिन की शांत अवस्था है, जहां अति की जगह स्वीकार आता है। डोपामिन हमें आगे बढ़ाता है, पर एक और रसायन है जो हमें थामता है, सेरोटोनिन। ये हमें कहता है जो मिला है उसमें भी सुख है। जब दोनों का संतुलन बनता है तब इंसान न आगे भागता है न पीछे अटकता है। यही संतुलन ही तो जीवन का असली संगीत है, जिसमें इच्छा और संतोष दोनों अपनी जगह निभाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति का मतलब है संघर्ष से दूरी, लेकिन असल में संतुलन का मतलब है मन का स्थिर रहना, चाहे बाजार में आवाज हो या रिश्तों में तूफान। भारतीय जीवन में यही तो गलती हम बार बार दोहराते हैं। हम बाहर बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि परिवर्तन की जरूरत भीतर होती है। वो बुजुर्ग आदमी नदी किनारे बैठा सिर्फ पानी नहीं देख रहा था, वो प्रवाह देख रहा था। कैसे नदी चलती रहती है, कभी धीमी कभी तेज, पर रुकती नहीं। वही प्रवाह जीवन का अर्थ है, न ठहराव में ऊब, न स्पर्धा में थकान। यही समरसता है, चलते रहना पर शांत रहना। डोपामिन की ऊर्जा और संतुलन की शांति दोनों मिलकर इंसान को मानवता का पूरा स्वरूप देती है। अगर सिर्फ डोपामिन हो तो इंसान बेचैन रहेगा, अगर सिर्फ शांति हो तो ठहर जाएगा। असली जीवन वहीं खिलता है जहां दोनों एक साथ ब्रीथ करते हैं, चाह भी हो और संतोष भी। हर परिवार, हर रिश्ता, हर समाज की जड़ में यही संतुलन चाहिए। जब हम एक दूसरे को सुनते हैं, समझते हैं और तुलना की बजाय सहयोग चुनते हैं, तब वो रासायनिक नशा धीरे धीरे दया में बदल जाता है। यही वो क्षण है जब डोपामिन सेवा में बदलता है, नशे से नहीं, निस्वार्थ से प्रेरित। कई बार कोई बच्चा अपनी छोटी सफलता से इतना खुश होता है जितना कोई बड़ा आदमी पूरी दौलत से नहीं होता। यही फर्क है, एक का डोपामिन संतुलित है, दूसरे का अधूरा। सच्ची खुशी तब जताई नहीं जाती, महसूस की जाती है। शाम ढलने वो बूढ़ा आदमी उठा, नदी का पानी हथेली में लिया और बस फुसफुसाया। यही सबका जवाब है। कुछ पाने की नहीं, कुछ महसूस करने की जरूरत है। जब आप भीतर शांति पाते हैं तो दुनिया खुद वैसी लगने लगती है। यह समरसता किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती, ये तब आती है जब मन कहता है अब ठीक हूं।
और यही अब जीवन का सबसे बड़ा इनाम है। जब इंसान अपनी चाह को समझने लगता है, तभी उसका डोपामिन उसका दुश्मन नहीं, साथी बन जाता है। तब वह चाह उसे खींचती नहीं, दिशा देती है। हर यात्रा, हर खोज, हर रचना अंत में इसी स्थान पर आकर रुकती है, जहां कोई संघर्ष नहीं, कोई तृष्णा नहीं, बस एक मौन संतुलन। और शायद इसी मौन में जीवन का सबसे गहरा संगीत बजता है।